कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर सुने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। निशु, यार कितना टाइम लगता है कुछ लाने में? इतनी देर से जीजू सा बाहर बैठे हैं। बाहर से अविरल की आवाज़ आई। वाह, लगता है भाई सा आ गए, कहती हुई आर्या बाहर को भागी और निशा मुस्कुराते हुए मेड की हेल्प से उन लोगों के लिए नाश्ता ले गई। अविरल अरण्य से बातें कर रहा था और कान्हा अरण्य की गोद में बैठा हुआ उसके फ़ोन में कार्टून भी देख रहा था। भाई साहब, हम भी आए हैं, लेकिन आप पहले हमसे मिलने नहीं आए, इनके पास ही बैठ गए। आर्या उनके पास आती हुई कमर पर दोनों हाथ रखकर मुंह बनाकर बोली तो अरण्य उसे देखने लगा। वहीं अविरल हंस पड़ा था उसकी बात पर और अपनी जगह से उठता हुआ अपने हाथ खोल दिए। वो भागकर उसके सीने में समा गई। मुझसे शिकायत कर रही है और तेरा कब मन होता है मेरे पास आने का? पूरे 1 महीने बाद आई है इस बार, और उसमें भी जीजू सा कह रहे हैं कि शाम तक चली जाएगी। अविरल के कहने पर आर्या ने अरण्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी ही नजरें फेर ली। इस बारे में अरण्य ने तो उससे कुछ नहीं बोला था। नी बुई कहीं नहीं जाएगी। कान्हा, जिसका ध्यान अब तक फोन में था, वो अरण्य की गोद से उतरते हुए बोला तो आर्या को हंसी आ गई और उसने अविरल से दूर होते हुए कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया। अले मिला बच्चा, आपके लिए ही तो बुई आई है, वो उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोली। कान्हा भी उसके पास आकर काफ़ी खुश था। निशा भी अब आ गई थी। सब आपस में बातें करने लगे थे। फूफा जी, मुझे भी ये चाहिए, कान्हा ने आर्या के गले में पहने लॉकेट को खींचते हुए कहा जिसमें ये लिखा हुआ था। अच्छा बच्चू, चाहिए बुई से, और मांगा किससे जा रहा है? उनसे। आर्या अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली। वो प्यार करते हैं ना? कान्हा मासूमियत से बोला। और हम प्यार नहीं करते? जाओ फिर उन्हीं के पास। बुई को तो वैसे भी कोई प्यार नहीं करता, वो ड्रामा करते हुए बोली। नहीं, मैं प्यार करता हूँ, वो आर्या की गर्दन में हाथ लपेटता हुआ उसके गालों को चूम कर बोला। बस इसे अपने जैसा ही कोई चाहिए होता है जो सारी अटेंशन इसे दे। निशा उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देखकर बोली। वो भी तो उन्हीं के जैसी है, इनके होने पर कहीं और अटेंशन नहीं होना चाहिए। अरण्य ने आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। जीजू साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं, वो तो लाखों में एक है, अविरल बोल पड़ा। और नहीं तो क्या भाई साहब, लेकिन इन्हें ना हमारी अहमियत ही नहीं है, बस काम ही दिखता है, जब देखो तब बस काम काम। मुझसे तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है, बस काम से प्यार है। वो कान्हा को प्यार करते हुए अविरल से बोली। काफ़ी देर तक सब यूं ही बातें करते रहे। उसके बाद आराम करने के लिए आर्या और अरण्य आर्या के रूम में आए थे। क्योंकि रात भी नींद पूरी नहीं हुई थी तो आर्या को जम्हाई आ रही थी बार बार, और निशा ने फिर उसे आराम करने को बोल दिया था। आर्या चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी कि अरण्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने अपने करीब खींच लिया। वो उसके सीने से आ लगी थी। क्या हुआ? वो अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोली। क्या बोल रही थी आप बाहर? वो अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला। वही जो सच है, वो शरारती अंदाज में उसके गाल पर हाथ रखती हुई बोली। आप ना बहुत बिगड़ती जा रही हैं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक चपत लगाया। आपने कहा था कि प्यार नहीं करते हम आपको, तो सोच रहे हैं कि आपको अपना प्यार दिखा ही दिया जाए आज। वो उसका हाथ अपने लबों से छूकर बोला। आप भी ना, कुछ नहीं, बस हम सोने जा रहे हैं। और वो क्यों? क्यों क्या? हम थक गए हैं, नींद भी नहीं पूरी हुई थी हमारी। और आपकी नींद क्यों नहीं पूरी हुई? ओफो उमल जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। सब आपकी ही वजह से हुआ है। जब आप हमारे करीब होते हैं तो हम जैसे अपने ही होश में नहीं रहते, और फिर तो कल हम एक दूसरे के। बोलते हुए उसकी नज़र अरण्य पर पड़ी जो गहरी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था, और अब आर्या के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। आप मज़े ले रहे हैं हमारे? जाइए, बात ही नहीं करनी हमें आपसे, और हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आज आपके साथ, यहीं रुकेंगे। वो उसे खुद पर हंसता देखकर कुछ चिढ़ते हुए बोली और उससे दूर होकर चेंजिंग रूम में चली गई। अरण्य बस हंस रहा था उसे देखकर। आर्या काफ़ी दिन बाद इस बार घर आई थी और कान्हा अविरल उसे रोक रहे थे। अरण्य का दिल तो नहीं था कि आर्या के बिना जाए, लेकिन उसकी इच्छा के आगे वो कुछ ज़्यादा बोला नहीं और उसे वहीं छोड़कर हवेली चला गया था।
आर्या जब अगले दिन हॉस्पिटल गई थी तो उसे वहीं आबृति और विशाल मिल गए। भाई साहब, जीजू, आप दोनों हॉस्पिटल में सब ठीक तो है ना? आर्या ने उन्हें वहां देखते ही पूछा। सब ठीक है, बस चेकअप के लिए आए थे, विशाल बोल पड़ा। और आर्या आबृति को देखने लगी जो आज काफ़ी खामोश थी। भाई साहब, आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप यहीं इंटर्नशिप करेंगे क्या? आबृति ने हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। हाँ, हमारे कॉलेज का ही हॉस्पिटल है ये। आप परेशान क्यों लग रही हैं भाई साहब? कोई बात है क्या? बताइए हमें। आर्या समझ रही थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वरना आबृति आर्या को सामने देखकर इतना ठंडा रिस्पॉन्स कभी नहीं देती थी। आप दोनों बातें कीजिए, हम आते हैं, कहकर विशाल वहाँ से चला गया और आर्या आबृति के साथ वहीं वेटिंग एरिया में बैठ गई। भाई साहब, प्लीज़ बताइए ना, हमें टेंशन हो रही है, आर्या फिक्रमंद होकर बोली। हम टेस्ट कराने आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई और यहाँ आने पर पता चला कि हम कंसीव ही नहीं कर सकते हैं, यूट्रस वीक है हमारा। कहते हुए आबृति की आंखें कुछ भर आई थी। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए भाई साहब, आप तो इतनी प्यारी हो, आपके साथ कभी कुछ बुरा थोड़े हो सकता है। आप कंसीव नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अब तो साइंस कितना डेवलप कर चुका है, आपका बेबी सेरोगेसी के थ्रू भी तो आ सकता है ना? आर्या उसे समझाते हुए बोली और फिर उसके आंसू साफ करने लगी। डॉक्टर ने भी यही बोला है, पर आप नहीं समझ रही, आज के टाइम पर कोई दूसरे का बेबी क्यों ही रखेगा? और फिर कितने ही केसेज ऐसे आए हैं कि उनमें सेरेगेट मदर बेबी देने से मना कर देती हैं। आबृति के कहने पर आर्या चुप हो गई क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। आबृति, मैंने कहा ना यार कि अगर कुछ नहीं होता तो हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। अब वो आपस में बातें ही कर रही थी कि विशाल उनके पास आते हुए बोला, जीजू साहब के साथ हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, इसके अलावा आप और कुछ भी मत सोचिए, भगवान जी सब अच्छा ही करेंगे। आर्या ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। अरण्य शाम को ऑफिस से घर आने के बाद रूम में ही चेंज कर रहा था। अपनी शर्ट उतारते हुए उसे अपने सीने पर आर्या के नाखूनों के निशान दिखे तो वो हल्के से हंस पड़ा। पागल करती जा रही हैं आप हमें, और अब तो आपको पाने की, आपको महसूस करने की ही तलब महसूस होती है, और आप हैं कि हमसे दूर बैठी हैं। वो खुद में ही बोला कि तब तक उसका फ़ोन बज पड़ा। स्क्रीन पर आर्या का नाम देखकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वीडियो कॉल किया था आर्या ने, उसने कॉल रिसीव किया। क्या बात है, जैसे हमने याद किया वैसे ही आपकी कॉल आ गई। दिल से दिल का कनेक्शन कहते हैं इसे उमल जी, वो मुस्कुराकर बोले। और ये हीरो बने क्यों घूम रहे हो आप, कपड़े तो पहन लो। वो उसे शर्टलेस देखकर अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली। क्योंकि हमारी अरड़िया को हम ऐसे ही पसंद है, वो शरारत से बोला। आप शर्ट पहनिए ना, ऐसे हम आपको देखकर बात नहीं कर पाएंगे। बात मत कीजिए, फिर हमारे पास आ जाइए। वो उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला तो आर्या उसे देखने लगी। उमल जी, बेटू, रियली मिसिंग यू यार, आई वांट टू हग यू टाइटली, आई वांट टू फील इन मी, आई जस्ट वांट यू इन माई आर्म। वो जिस मदहोशी से बोला था, आर्या की आंखें बंद हो चुकी थी और धड़कनों से रफ्तार पकड़ ली थी। से समथिंग, उसे खामोश देखकर अरण्य बोला। आप वो बोलने को हुई थी कि तब तक कान्हा भागता हुआ उसके पास आया और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया। बुई, आप मेरे से बात करो, वो आर्या के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला। कान्हा बच्चा, आपकी फूफा जी की कॉल है। अच्छा ठीक है, आप तो बात करो उनसे। वो खुद को शांत करते हुई कान्हा के गाल को चूम कर बोली तो उसने भी आर्या को किस किया और स्क्रीन देखने लगा और अरण्य से हेलो किया। कान्हा, वैसे ये तो गलत है ना बेबी, आपने अपनी बुई को किस्सी दी और हमें नहीं, अरण्य ने शिकायत करते हुए बच्चों सा मुँह बनाकर कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और फ़ोन पर ही उसे किस्सी दे दी। बुई, आप भी किस्सी दे दो जैसे अभी हमें की। उसके कहने पर आर्या की आंखें बड़ी हुई। वहीं अरण्य ने मुस्कुराकर आर्या को देखा। बेटू, कान्हा कुछ बोल रहा है। आर्या को ऐसे देखकर अरण्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सच में बहुत ही ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं।
बस आपका ही असर है सब। कहते हुए उसने एक आंख दबाई तो वो हंस पड़ी। यू बुई, मैं तो भूल ही गया, आपको ना पापा बुला रहे हैं, वो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं। वो सरप्राइज नहीं सरप्राइज होता है, आर्या ने मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए कहा। हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, कुछ ज़रूरी बात भी करनी है आपसे, कहकर आर्या ने कॉल कट कर दिया और फिर कान्हा को गोद में उठाकर अविरल और निशा के रूम में आ गई। भाई साहब, आपने बुलाया था हमें, वो वहाँ आते हुए बोली तो अविरल जो निशा से कुछ बात कर रहा था उसने सिर हिलाया और फिर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। तेरा MBBS तो अब कंप्लीट हो ही गया है, आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू होती ही रहेगी, पर जो जिम्मेदारी है मुझ पर वो तो पूरी कर दूं। अविरल ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब भाई साहब, हम कुछ समझे नहीं। उसके कहने पर अविरल ने एक फाइल उसे थमा दी। आर्या ने वो ओपन करके देखा तो उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिनमें साफ लिखा था कि उसके पापा की प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हैं, आधा अविरल का तो आधा आर्या का। भाई साहब, ये सब क्या है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और निशा यार, तूने भी एक बार भाई साहब को नहीं समझाया? तू तो समझती है कि हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे भाई साहब हमेशा खुश रहे, हमेशा हमारा साथ दे, इससे ज़्यादा हमें किसी की चाहत नहीं है, वो कुछ नाराज़गी दिखाते हुए बोली। बच्चा, मैं समझता हूँ, पर तू अपना हॉस्पिटल भी तो खोलना चाहती है ना? निशु ने मुझे बताया, तो अपने भाई साहब की तरफ से ये गिफ्ट ही समझ कर रख ले, मुझे बहुत खुशी होगी, अविरल ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ आर्या, इनकी बात ठीक है, निशा भी उसका साथ देते हुए बोली। हाँ, हमें ना आप दोनों की बातें ही नहीं समझ आ रही, और फिर हमने ये ले लिया तो उमल जी को भी बुरा लगेगा। भाई साहब, आपको नहीं लेना तो ठीक, ये हमारे कान्हा के नाम कर दीजिए हमारी तरफ से, और हमें बस चॉकलेट्स ला कर दीजिए ढेर सारी। वो उसकी बाँह से सिर लगाते हुए बोली तो अविरल ने निशा की तरफ देखा, उसने सिर हिला दिया। आर्या अगले दिन हवेली वापस आ रही थी कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी रोक दी थी। क्या हुआ रमेश? मैम, वो कोई एकदम से सामने आ गया, ड्राइवर बोला तो आर्या जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। एक लड़की टक्कर लगने से गिर गई थी, आर्या ने जल्दी से उसे उठाया। आई एम सॉरी कि आप हमारी वजह से गिर गई, चोट तो नहीं आई ना आपको? वो उसे उठाते हुए बोली। उसके घुटने और कोहनी में हल्की चोट आई थी शायद, पर उसने इनकार में सिर हिलाया और जल्दी से वहाँ से भागते हुए चली गई। अरे रुकिए तो, आर्या बोलती रही, पर वो भाग गई। पता नहीं कैसी लड़की है ये भी, चोट भी आई है शायद और भाग भी गई इतनी जल्दी, वो खुद में ही बोली और फिर आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद वो हवेली पहुंच गई। वो अरड़े को सरप्राइज देने के लिए उसे बिना बताए ही आ गई थी। अंकेश जी जो घर के बाहर ही निकल रहे थे, आर्या को देखकर कुछ चौंके, क्योंकि वो अकेली ही आ गई थी। प्रणाम बाबा साहब, वो उनके पैर छूते हुए बोली। सदा खुश रहिए बेटा, आप अकेले क्यों आई? अरण्य को बता देना चाहिए था, वो आपको लेने आ जाते। बाबा साहब कोई बात नहीं, भाई साहब कुछ बिजी थे और हमने सोचा सबको सरप्राइज दे देंगे, वो बोली तो अंकेश जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा और आगे बढ़ गए। वो अंदर आई। हॉल में किसी को ना देखकर वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अरे आप कौन हैं, ऐसे घूम रहे हैं हमारे घर में? एक 60 साल का आदमी जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, और वो सेकंड फ्लोर पर घूम रहा था। उसे देखकर आर्या कुछ शक भरे अंदाज में बोली, थारे को मारे से सवाल करने का हक को नहीं छोरी, मारे से सवाल जवाब कर रही है और थारा पल्ला किधर से? वो अपनी सख्त सी आवाज़ में उसे घूरते हुए बोले। आर्या ने इस वक्त फ्रॉक सूट पहना हुआ था। हमारे कपड़ों में क्या खराबी है, और हमारे मासा बाबा सा को भी इनमें कोई दिक्कत नहीं लगती। वो बोल पड़ी कि तभी उर्मिला जी आ गई, जिन्होंने सिर पर घूंघट ले रखा था। घड़ी जुबान चले से बीदड़ी की तौर तरीके ना सिखाए अब तक तम लोगों ने, उन्होंने उर्मिला जी को देखकर कहा तो वो उन्होंने सिर झुका लिया और वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। आर्या, आप बहस क्यों करने लगी थी उनसे? जब नहीं जानती आप उन्हें तो आपको चुप रहना चाहिए था ना? उर्मिला जी उसे कुछ डांट लगाते हुए बोले। मासा, हमने बस यही पूछा कि कौन है, और वो तो हमें हमारे कपड़ों के लिए ही सुनाने लगे, आर्या ने धीरे से कहा। अरड़े के ताऊ जी हैं, वो गांव से आए हैं, अभी आज सुबह ही आए, और उन्होंने इसलिए कहा
क्योंकि गांव में सब ऐसे ही रहते हैं, सिर पर पल्लू लेकर घूंघट डालना होता है। उन्होंने अब उसे समझाया। पर हमारे से तो एक साड़ी ढंग से ना संभाली जाती, घूंघट हम कैसे लेंगे मासा, वो कुछ परेशानी से बोली। वो अब हमें नहीं पता। उर्मिला जी के ऐसे कहने पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई और उन्होंने तो अब उसे साड़ी या फिर राजपूती ड्रेस पहनने को बोल दिया था, साथ ही घूंघट लेने को भी, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती लग रही थी। ऑफिस से आने के बाद अरण्य काफ़ी देर तक अपने ताऊ जी के साथ बैठा रहा। उसके बाद वो पानी पीने के लिए किचन में आया तो एक लेडी काम कर रही थी वहाँ। निधि, पानी देना एक गिलास। उसे लगा किचन में काम करने वाली निधि उनकी मेड है, क्योंकि उसने सिर ढक रखा था। उसकी आवाज़ पर जब उसने पलट कर उसकी तरफ देखा तो अरण्य की आंखें कुछ बड़ी हुई। ये आर्या थी, जिसने एकदम हल्की साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू भी रखा था। बेटू बेटू आप यहाँ कैसे, और ये आप ऐसे कैसे हो रखी हैं? वो हैरानी से बोला। आप बात मत कीजिए हमसे, आपको हम मेड लग रहे हैं, वो तुनकते हुए बोली। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? अब आपने ही अपना हाल ऐसा बनाया है तो हम करें भी क्या? वो उसे देखते हुए बोला तो आर्या ने खुद को देखा और फिर उसे घूरने लगी। क्यूट तो लग रही हो आप वैसे, वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। आर्या ने उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया कि अरण्य ने उसे पीछे से ही अपने बाहों में भर लिया और उसके पेट पर अपना हाथ कसते हुए उसके कंधे पर गर्दन में अपना चेहरा लगा लिया। ये आप क्या कर रहे हो उमल जी, कोई आ जाएगा, वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती हुई बोली। आने दो, जब तक हमारी आर्या मान नहीं जाती हम तो ऐसे ही उनके करीब रहेंगे। वैसे भी हमने कितना ज़्यादा मिस किया आपको जब आप यहाँ नहीं थी। एक एक पल आपके बिना गुजारना काफ़ी मुश्किल लगता है। बस अब आप कभी भी वहाँ रात नहीं रुकेंगी, वो बच्चों की तरह शिकायत करता हुआ बोला। तो आर्या, जो अब तक उससे रूठे रहने का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे अरण्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरण्य ने अब हौले से अपने होठ को उसकी गर्दन पर रखा। आर्या की तो सांसें ही रुक सी गई। वो फ्रीज सी होने लगी थी उसके फिसलते लबों को महसूस करते हुए। भाभी, माजी ने कहा है कि राजमा, कहते हुए निधि किचन में एकदम ही आई थी और उसकी आवाज़ पर दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अम्मा, मैं बाद में आती हूँ, कहकर वो बाहर जाने को हुई कि आर्या ने उसे रोका। नहीं तुम आओ, ये बस पानी, हाँ पानी पीने आए थे, आर्या ने कहा और जल्दी से एक गिलास में पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरण्य भी पानी पीकर वहाँ से चला गया, लेकिन साथ ही आर्या को रूम में आने का इशारा कर चुका था। अरण्य रूम में आ गया था और उसी के पीछे पीछे आर्या भी आ गई थी, क्योंकि उसे भी तो अपने उमल जी के साथ कुछ वक्त बिताना था। उसी के लिए तो वो इतनी जल्दी आई थी अपने मायके से। उमल जी, ये ताऊ जी कब तक रुकने वाले हैं यहाँ? आर्या ने आते ही सवाल किया, जिस पर अरण्य ने उसे घूरा। अरे हमारा मतलब वो होते हैं तो ऐसे रहना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है ये साड़ी पहनकर काम करने में, उसमें भी घूंघट भी लेने को बोल दिया है, ऐसा लगता है अंधी हो गई हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। बस थोड़े टाइम की बात है बेटू, मैनेज कर लो, अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो मत करना, हम बात कर लेंगे ताऊ जी से, अरण्य ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा। अच्छा, आप उस टाइम कॉल पर कुछ बताने को कह रही थी ना, जब कान्हा से आपसे फ़ोन ले लिया था? हाँ, वो बाईसा के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे, आवृत्ति से रिलेटेड। क्या हुआ बताइए। वो दरअसल हमें हॉस्पिटल में बाईसा और जीजूसा मिले थे। उन्होंने बताया कि बाईसा बेबी कंसीव नहीं कर सकती हैं और सेरोगेसी ही अब एक लास्ट ऑप्शन है, उसमें भी उन्हें किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है। तो हमने सोचा कि, बोलते बोलते वो रुक गई। बोलिए, अरण्य जैसे उसके आगे की बात समझ चुका था, फिर भी उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। नहीं मीन्स हमने सोचा कि हम बाईसा का बेबी मीन्स सेरोगेट मदर बन जाएं, वो कुछ हकलाते हुए बोली। अरण्य की आंखों में आया गुस्सा देख अब उसकी यहाँ खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दिमाग ठीक है आपका? खुद को देखा है कभी? सूखी लकड़ी सी हैं और अपना करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर लेना चाहती हैं। एज ही कितनी है आपकी जो आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं? सेरोगेसी ही करना है ना, बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, हम पर्सनली उनके लिए अच्छी सेरोगेट मदर ढूंढ देंगे।
लेकिन आपने जो अभी बोला ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब वो उसके दोनों कंधों को पकड़ता हुआ बोला, उमल जी, बाइसा तो हमारी अपनी, हाँ वो हमारी बहन है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर बेटू आपसे भी बहुत प्यार है हमें। आप हमारी ज़िंदगी हैं और आपकी हर एक बात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी, अरण्य ने कहा और फिर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मम्मा मैं बाहर जाऊं खेलने, निशा कान्हा के खिलौने समेट रही थी जो कि पूरे रूम में फैले हुए थे कि कान्हा उसके पास आकर बोला, बिल्कुल नहीं, आज के लिए बहुत खेलना हो गया, अब पढ़ाई भी करनी होगी। नहीं मम्मा, क्या नहीं, प्ले स्कूल जाना पड़ेगा अब आपको, दिन भर बस मम्मा को तंग करते रहते हो और जब पढ़ाई का बोलो तो आपके बहाने पहले से तैयार हो जाते हैं। पापा बताऊं कि आपने डांटा, वो बोला तो निशा ने उसे घूर कर देखा। अब बच्चों, और ये धमकी किसे दे रहे हो? डरती नहीं हूँ आपके पापा से, समझे? और अब देखना आपको स्कूल तो भेज कर रहूँगी। निशा बोली तो वो रोना सा मुँह बनाकर एनी एनी करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर एनी वहीं आ गई थी। एनी, इसने मुझे डांटा, वो निशा की तरफ उंगली पॉइंट करता हुआ एनी के पैरों से लिपट कर बोला। एनी भले ही मेड थी पर अविरल और निशा उनकी बहुत इज्जत करते थे और वो खुद इन लोगों को अपने बच्चों की तरह समझती थी और कान्हा तो उनका लाडला बन चुका था। बहू रानी, आपने क्यों डांटा हमारे बाल गोपाल को? एनी, इसकी आदतें देखती हैं आप, पूरे रूम में खिलौने फैला रहे हैं और जब हमने कहा कि पढ़ाई करो, स्कूल भी जाना होगा आपको, तो ये जनाब हमको अपने पापा की धमकी दे रहे हैं। आप सबके दुलार ने इसे बिगाड़ दिया है जो ये हमारी एक भी बात नहीं सुनता। बच्चा है अभी, तो बच्चों को शुरू से ही सिखाना पड़ता है और बस पढ़ाई का ना बोलो, बाकी सब तो इसे कभी ना सिखाना पड़ता। बातें इतनी आती है इसे। निशा शायद आज कुछ ज़्यादा ही चिड़ी हुई थी जो अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। निशा की बात सुनकर कान्हा ने एनी की तरफ देखा तो उसने कुछ इशारा किया जिस पर कान्हा ने अपने छोटे छोटे हाथों को कान से लगा लिया और प्यारी सी आवाज़ में बोला, मम्मा शौली, देखिए अब तो बच्चा आपसे माफ़ी भी मांग रहा है, गुस्सा छोड़ दीजिए, एनी ने मुस्कुराकर कहा। तो निशा ने एक नज़र कान्हा को देखा। ठीक है, जाओ एनी के साथ थोड़ी देर पार्क चले जाओ, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करनी होगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निशा के कहने पर उसने सिर हिलाया और एनी को खींचता हुआ बाहर भाग गया। ये लड़का और इसकी शरारतें, वो उन्हें जाता हुआ देखकर खुद में बोले। रात को डिनर के बाद अरण्य ने रूम में आते ही अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल लगा दिया। काम हुआ? यस सर, 2-3 लड़कियां हैं जो तैयार हैं इसके लिए, मैं आपके पास उनकी डिटेल्स शेयर करता हूँ। मैं पर्सनली उनसे मिलना भी चाहता हूँ। ओके सर, आप जब बोले मैं उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। एक काम करो, कल 1 बजे बुला लो इन सबको ऑफिस। ओके सर, राहुल ने कहा तो अरण्य ने कॉल कट करके गहरी सांस भरी। बस अब जल्दी से आकृति की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो खुद में बड़बड़ाया और फिर अपना काम करने लगा। इधर आर्या सबके डिनर करने के बाद उर्मिला जी और अपनी चाची साथ के साथ खाना खा रही थी। अरण्य के ताऊ जी को रात को सोने से पहले बादाम वाला दूध भी पीने की आदत है। छोटी, तुम उनके लिए बना देना, उर्मिला जी बोली। नहीं, आप परेशान मत होइए काकी सा, हम उन्हें दूध रेडी करके दे आएंगे, आर्या जो खा चुकी थी वो उठते हुए बोली। आप कर लेंगी ना, उर्मिला जी ने उससे पूछा। हाँ मासा, हो जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा काम है ये, वो बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। आर्या ताऊ जी के लिए दूध का गिलास लिए गेस्ट रूम तक आई थी कि अंदर से आती आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं थम गए। थारे को ज़रा भी सब्र कोड़ी, अरे मारे को आए दिन ही कितने हुए की बात करो। हाँ हाँ, समझ रहा थारी बात छोरा, पर अंकेश भी इतना बुद्धू ना है कि इतनी जल्दी मारी बात ना समझ पाए। बस ज़्यादा नहीं, कुछ दिन का ही टाइम लगेगा। अरे नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बस वही इनकी बीदड़ी कुछ ज़्यादा तेज तर्रार लागी मारे को, लेकिन मारे से आगे कोड़ी जा पाएगी। वो छोरी हर बात को तोड़ तैयार हो रखा हमारे पास, कहते हुए वो कुछ हंसे थे। आर्या ने अब रूम का डोर नॉक किया तो उन्होंने हड़बड़ाकर कॉल कट कर दी और अंदर आने की परमिशन दी। ताऊ जी, आपके लिए दूध। हाँ रख दे मेज़ पर बीदड़ी, उन्होंने ऊंचे स्वर में ही कहा। आर्या गिलास रखकर अपने रूम में आ गई। ताऊ जी की बातें अभी भी दिमाग में चल रही थी। ये सब सुनकर वो काफ़ी उलझ चुकी थी।
ये ताऊ जी ऐसे कैसे बात कर रहे थे? ऐसा लगा जैसे उनके यहाँ आने का कुछ खास मकसद है जो वो हम सब से छुपा रहे हैं। पर क्या? वो मन ही मन बोले। कहाँ खोई हुई है हमारी बेटू कि उन्हें हम भी नहीं दिख रहे? वो जो अपनी सोच में गुम बिस्तर तक आ चुकी थी और उसने एक भी बार अरण्य की तरफ नहीं देखा था। उसका हाथ थामते हुए अरण्य बोला। तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ कहा क्या उमल जी आपने? आर्या क्या हुआ? सब ठीक है ना? जी ठीक है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे हम। आवृत्ति के बारे में सोचकर परेशान मत होइए, मैंने बात कर ली है, कल फाइनल हो जाएगी सेरोगेसी के लिए कोई ना कोई लेडी। वो उसे अपने पास बिठाते हुए बोला तो आर्या मुस्कुराई। आप सबसे बेस्ट हो, आपके पास ना हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, वो मुस्कुराकर बोली। हाँ बस आप नहीं होती हमारे पास, वो उसे अपने करीब करता हुआ बोला। आपसे दूर ही कब होती हूँ, वो भी उसकी ही तरह जवाब देती हुई बोली। बोलना बहुत सीख गई हैं आप, वो उसके गाल खींचता हुआ बोला। बिल्कुल, आपकी ही संगति का असर हो रखा है, बस बोलने में ही हुआ है। लेकिन अरण्य ने उसके बालों को गर्दन से हटाकर एक तरफ कंधे पर करते हुए कहा और वहाँ अपनी उंगलियां चलाने लगा। उमल जी। वो अपना चेहरा उसकी गर्दन पर झुकाता हुआ बस इतना ही बोला। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके आर्या ने उसकी हथेली कसकर थाम ली और अरण्य ने अपने सुलगते होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया। उसके लब गर्दन से फिसलते हुए अब उसकी पीठ पर आ गए थे। आर्या ये महसूस करते ही झटके से उसके सीने में समा गई। वो आप नहीं, वो टूटे फूटे शब्दों में बस इतना ही बोली थी कि अरण्य ने उसका पल्लू जो एक तरफ गिर गया था उसे कंधे से लपेटकर उसको उड़ा दिया। सो जाइए, वो अपनी बढ़ी हुई सांसों को संयत करता हुआ बोला। चेहरा कुछ तपने सा लगा था। उमल जी, वो अपना चेहरा ऊपर करती हुई बोली। नाराज नहीं हो रहा बेटू, बस अब आप सोइए, लेट हो गया है काफ़ी, उसने हल्के से कहा तो आर्या ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा और उससे दूर खिसक गई। अरण्य अपनी जगह पर लेट गया। आर्या ने अपने मुंह से गहरी सांस छोड़ी और रूम की लाइट्स ऑफ करते हुए डिम लाइट ऑन कर दी। उसके बाद वो अरण्य के करीब ही लेट कर उसे बाहों में भर चुकी थी। उसके हाथ अरण्य के सीने पर टिके थे। चेंज कर लीजिए, ऐसी नींद नहीं आएगी, उसके हाथ को हटाते हुए अरण्य बोला। आप ही हेल्प कर दीजिए, वो उसकी पीठ से चेहरा लगाकर बोली, जिस पर उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए अरण्य ने उसकी तरफ करवट ली। नाराज नहीं हो रहा, बोला तो सोइए आप। आपको अब कुछ ज़्यादा ही नींद नहीं आ रही है? और नाराज नहीं हो रहे तो फिर दूसरी साइड को करवट लेकर क्यों लेट रहे हो आप? आप जब तक हमें टाइटली होल्ड नहीं करते हमें अब बिल्कुल भी नींद नहीं आती। घर थे तब भी ठीक से नहीं सो पाए, वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली तो अरण्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आई लव यू, आर्या ने अब अरण्य के गाल को चूमते हुए कहा। मेरी बेटू, मेरी जान, वो उसे खुद में भींचता हुआ उसका सिर चूमते हुए बोला और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। वो सिमट कर उसके बिल्कुल पास चिपकी सी थी और वो मुस्कुराता हुआ उसके सिर पर हाथ फेर रहा था ताकि वो आसानी से सो जाए। आवृत्ति रूम में आई तो विशाल बेड से सिर टिकाकर बैठा था। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या आज? नहीं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो उसके पास आकर उसके माथे से हाथ लगाते हुए बोली। ठीक हूँ, बस यूं ही तुम्हारे पास रुकने का दिल है, कोई दिक्कत है? वो उसे कमर से होल्ड करता हुआ अपनी गोद में ही बिठा चुका था। हमें क्या दिक्कत होगी भला आपसे? आप भी पता नहीं कैसी बात करते हैं। सेरोगेसी के लिए लड़की मिल गई है और वो तैयार है इन सब के लिए। वो उसके गर्दन पर चेहरा टिकाते हुए बोला। पर ऐसे कैसे हम किसी पर भरोसा कर लेंगे? आप सोचिए ना, हमारा बच्चा हमारी नज़रों के सामने होता तो ज़्यादा सेफ रहता, और यूं किसी की अनजान को कैसे? आवृत्ति जान, इतना मत सोचिए, सब अच्छा होगा। और आज दोपहर को हमें उससे मिलने जाना है, या फिर कहो तो घर ही बुला लेता हूँ। अरण्य ने कहा कि बाहर मिलना ज़्यादा सही रहेगा, तो मुझे भी वही ठीक लगा। भाई साहब को बताया आपने? मैंने नहीं बताया, शायद आर्या भाभी सा ने उन्हें बताया होगा। और सेरोगेट मदर भी अरण्य ने अपने भरोसे पर चूज़ की है, तो तुम्हें और भी ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहिए कि सब अच्छा होगा। वो विशाल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली।
विशाल ने प्यार से उसका सिर चूम लिया। आबृति के मन में कुछ डर ज़रूर था, पर अब ये सुनकर उसे काफ़ी तसल्ली मिली थी। अगली सुबह आर्या जब अपने रूम से निकली तो बालकनी से होते हुए उसकी नज़र गार्डन में चली गई, जहाँ ताऊ जी एक लॉयर के साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। ये हो क्या रहा है आखिर? ताऊ जी इतनी सुबह लॉयर से बात कर रहे हैं, वो भी घर से बाहर बुलाकर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है मुझे, वो खुद में ही बोली और फिर जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर गार्डन की तरफ आ गई। अब तक वो लॉयर जा चुका था। ताऊ जी आप इतनी सुबह यहाँ, और आपके साथ वो आदमी कौन था? आर्या ने आते ही पूछा। अब मारे कहीं भी आन जान से पहले थारी रजामंदी चाहिए होगी के, और कहाँ कौन दिख रहा थारे को? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। थारे को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मारे से और मारे काम से जितना हो सके दूर ही रहे, उन्होंने कहा। ताऊ जी आप, वो कुछ बोलने को हुई कि तब तक अरड़ भी आर्या को ढूंढता हुआ वहाँ तक आ गया। आर्या आप यहाँ हैं और हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना क्या आज आपको? बस आ ही रही थी, उसने धीरे से जवाब दिया। ताऊ जी आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरड़ी ने अब ताऊ जी से पूछा। अरे नहीं बेटा, बस बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो घूमने निकल गया। बगीचे की ताज़ी सुबह की हवा वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है सेहत के लिए, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो आर्या ने हैरान नज़रों से उनकी तरफ देखा। आर्या ने खुद देखा था कि वो थोड़ी देर पहले किसी लॉयर के साथ खड़े थे, लेकिन अब वो अरड़ से ये बात छुपा रहे थे। यही आर्या को समझ नहीं आया। चलिए अब, अरड़ आर्या को वहीं खड़े देखकर बोला। तो आर्या ने सिर हिलाया और उसके साथ अंदर घर की तरफ आने लगे। उमल जी, हमें ना ताऊ जी काफ़ी अजीब लगते हैं, उनका हमसे व्यवहार ही एकदम अलग है, जैसे हमें पसंद ही नहीं करते, वो बोली। तो अरण्य के कदम रुक गए और वो उसे देखने लगा। ऐसा नहीं है बेटो, आपकी गलतफहमी होगी, अब वो कुछ पुराने ज़माने के हैं, इतना खुलकर बहुओं से बात करना, उनकी परवाह दिखाना, ये सब नहीं आता उन्हें। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला। उमल जी इतना ही नहीं, उन्होंने आपसे झूठ, वो बोलने को हुई कि अरण्य का फ़ोन बजने लगा। 1 मिनट बोलकर अरण्य कॉल पर बात करने लगा। तो आर्या भी दूसरे काम में लग गई और उनकी ये बात अधूरी ही रह गई। ये छोरी तो पाछे ही पड़ गई है मारे, पता ना कितना दिमाग चले है इसका, हर जगह पहुंच जाती। बहुत संभाल कर करना होगा सब अब मारे को। ताऊ जी जो अब आर्या और अरड़ के जाने के बाद अकेले थे, उन्होंने खुद से ही कहा और अपने कुर्ते की जेब में रखा पेपर निकाल कर एक बार पढ़ा और फिर उसे छुपा कर रख लिया। इधर स्मृति जो आबृति का बेबी रखने वाली थी, वो और आबृति और विशाल हॉस्पिटल आए हुए थे आगे के प्रोसेस के लिए। देखिए हमने तो प्रोसेस कर दिया है, जाइगोट इनके यूट्रस में ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकी आगे देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। इसमें 1-2 वीक्स का टाइम लगेगा, तब क्लियर हो जाएगी इनकी प्रेगनेंसी। डॉक्टर के कहने पर आबृति ने विशाल की तरफ बेचैनी से देखा। ठीक होगा सब, विशाल ने उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाते हुए कहा। वो तीनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गए थे। अब स्मृति तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़, तुम ठीक से डाइट फॉलो करना और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, आबृति उसे समझाते हुए बोली। आप चिंता मत करिए दी, सब अच्छा ही होगा और देखना 9 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। आबृति की इतनी फिक्र देखकर स्मृति ने मुस्कुराकर कहा। तो वो एक हल्की सी मुस्कान आबृति के चेहरे पर भी आ गई। आबृति मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा, मुझे कुछ काम है तो अर्जेंट जाना पड़ेगा, विशाल ने कहा। आपको ज़रूरी है तो आप चले जाइए, हम चले जाएंगे, वैसे भी यहाँ से घर से ऑफिस बहुत उल्टा पड़ेगा आपको, वो बोली। तो उसने सिर हिलाया। स्मृति तुम्हें जीटी रोड से ही जाना है ना, विशाल ने अब स्मृति से पूछा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। चल मेरे साथ, मैं ही ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, ऑफिस के ही रास्ते में पड़ता है, विशाल ने कहा। तो जाने क्यों आबृति को ये कुछ अच्छा नहीं लगा, वैसे भी लड़कियों में जेलसी नाम का फीचर कुछ ज़्यादा ही होता है, अपने प्यार को किसी और की परवाह करते हुए भी उनसे नहीं देखा जाता। मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी, आप रहने दीजिए। कैसे क्या, जैसे चलना होता है, चलो अब जल्दी वरना लेट होगा,
वो बोला और फिर आबृति की तरफ देखते हुए कहा, आराम से जाना घर और पहुंचकर मैसेज कर देना। इतना कहकर वो स्मृति के साथ चला गया और आबृति उन्हें जाता हुआ देखती रही। मन ही मन कुछ आया पर वो बोल ना सकी। आबृति घर आई तो उसे विशाल की मम्मी वहीं पर मिल गए। क्या हुआ बेटा, सब हुआ काम? उन्होंने उससे पूछा तो उसने जो भी डॉक्टर ने बोला था सब उसे बता दिया। कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सब अच्छा ही करेंगे, उन्होंने प्यार से कहा। अच्छा चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगाती हूँ, दोनों साथ में खाते हैं। हमारा मन नहीं है मासा। क्यों, कुछ खाकर आई थी क्या बाहर से? नहीं। तो फिर कोई बहाना नहीं सुनना मुझे, जल्दी से आ, मैं खाना लगा रही हूँ। उनके कहने पर वो बेमन से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अरण्य अपने ऑफिस में था। इस वक्त वो अपने काम में बिजी था कि अचानक ही उसका ध्यान डेट पर गया। आर्या का बर्थडे आने वाला है और हमारा ध्यान ही नहीं था। अच्छा हुआ ध्यान आ गया, वरना तो हमारी बेटू की हमसे शिकायतें ही नहीं खत्म होती। कुछ स्पेशल करना होगा, वो खुद में मुस्कुराता हुआ बोला कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। आर्या का नंबर देखकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप, आर्या ने कॉल रिसीव होते ही कहा। उसने वीडियो कॉल किया था। आपका ख्याल भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बस बस आप ना मत ही बोलिए, ये नहीं कि खुद से कॉल कर लेते। अरे यार बेटू, हम कॉल करने ही वाले थे, वो तो पता है हमें, उसने मुंह बनाते हुए कहा तो अरण्य हंस पड़ा और उसने फ़ोन अपने मुंह के पास करीब करते हुए आर्या के गाल को चूम लिया। आई लव यू। आज कौन सा स्पेशल डे है जो हमें ये सुनने को मिल रहा है, वो शरारत से बोली। सुनने को क्या, महसूस करने को भी रोज़ मिल जाए, पर क्या करें, हमारी बेटू कभी रेडी ही नहीं होती इतनी आसानी से। उमल जी, वो कुछ सीरियस होते हुए बोली। बेटू कुछ नहीं, बस यूं ही बोला हमने। अच्छा ठीक है, आज कहीं डिनर पर चलते हैं बाहर, आप रेडी रहिएगा, वो बात बदलते हुए बोला। आर्या ने कहा और फिर कॉल कट कर दी। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए थे। अरण्य आर्या के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और हमारी आर्या मैडम अपने ताऊ जी के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। आर्या आर्या आप यहाँ क्या कर रही हैं? आर्या जो ताऊ जी के रूम के डोर से कान लगाए खड़ी थी, उसे देखते हुए उर्मिला जी बोली तो वो हड़बड़ा गए। मासा आप? हाँ हम, और आप ये क्या कर रही थी? अरे मासा, वो तो हम इसलिए यहाँ आए थे कि देख लें ताऊ जी को कुछ चाहिए तो नहीं, यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर। ओहो मासा, आप भी ना कितना सवाल करती हैं, चलिए हम आपको अपने हाथ की स्पेशल चाय पिलाते हैं, वो बात बदलते हुए बोली और उन्हें लेकर किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूम में आई और आते ही उसने जल्दी से अर्थ को कॉल लगा दिया। हेलो, आलस भरी अर्थ की आवाज़ आई। तू इतनी जल्दी सो गया? अभी शाम के 5 ही बज रहे हैं। अरे यार, हॉस्पिटल की भागा दौड़ी में कितना थक जाता हूँ, क्या करूँ? ये सब छोड़, अच्छा तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है हमें, वो कुछ गंभीर होते हुए बोली तो अर्थ उसकी बातें सुनने लगा। आर्या तू श्योर है ना? नहीं मतलब अगर तेरे हस्बैंड को पता चला और ये गलत हुई तब वो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ पता है हमें, तभी तो उनसे नहीं बोला, पहले खुद तो यकीन कर लें और जब प्रूफ होगा तभी तो अपनी कोई बात हम सबके सामने रख पाएंगे, आर्या ने कहा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे पता करके, वो बोला और कॉल कट कर दिया। समझ नहीं आ रहा ये ताऊ जी चाहते क्या हैं, नॉर्मल सा बिहेवियर है ही नहीं उनका, स्पेशली मुझे लेकर। उस दिन वो लॉयर और फिर उनका किसी से चुपके से बात करना। अगर सब ठीक होता तो वो कॉल पर ये क्यों कहते कि बहुत जल्दी सब उनके कब्जे में होगा, उनके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि किस बदले की बात करते रहते हैं वो। सोचते हुए वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरण्य से उसने एक बार बोला भी था कि उसे ताऊ जी पर कुछ डाउट है, लेकिन उसने माना ही नहीं। इधर विशाल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आबृति के आने पर उसने कॉल कट करके फ़ोन टेबल पर रखा। आ गई आप, हो गए काम? तबीयत ठीक है? विशाल उसके करीब आते हुए बोला। ठीक हूँ, हमें क्या होगा, वो बिस्तर ठीक करते हुए बोली कि विशाल ने उसकी बात थामते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। परेशान क्यों हो?
आबृति, आप जिंदगी हो मेरी, आपके अलावा चाहकर भी हमारा ध्यान किसी और पर नहीं जा सकता। पर स्मृति प्रेग्नेंट है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा वही लाने वाली है। आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता हमारे लिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो वो बोल ही रहा था कि आबृति ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। हमें आप पर पूरा भरोसा है, पता नहीं कैसे समझाऊं अब आपको, लेकिन हम आपको किसी के साथ बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते हैं। हमें पता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते, पर आप हमारे हैं ना, बस हमारे। तो यू नो ना, थोड़ी सी जेलसी। अब हम करें भी क्या, हमारा हस्बैंड ही इतना हैंडसम है कि हमें डर लगता है। वो बेचारा समूह बनाकर बोला तो विशाल मुस्कुरा उठा। उसकी बात सुनकर आबृति का हाथ अपने होठों से हटाते हुए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, तुम्हें ना बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा वह सभी के लिए ही नहीं, अगले आने वाले जितने भी जन्म होंगे उनमें भी आपके लिए ही बुक हो गया है। पर हाँ, आप ऐसे कभी कभी तारीफ करते रहा कीजिए, अच्छा लगता है, और इसी बहाने थोड़ा प्यार भी जता दिया करिए। वो शरारत से बोला तो आबृति उसका चेहरा देखने लगी। आबृति की आंखों में आई नमी को विशाल ने साफ किया। आई लव यू, हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते आपके बगैर, कहते हुए आबृति ने दोनों हाथों से विशाल का चेहरा भरा और उसके होठों को चूम कर उससे दूर होने लगी कि विशाल ने उसे करीब खींच लिया। उसकी आंखों के भाव देखकर आबृति अपने पलके झुका गई। आज सुनिए, वो अभी काम सब हो जाएगा, मेड किस लिए है, तुम मेरे पास रहो बस। इतना कहकर उसने उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लिया। वो फिर दोनों सब भूल कर एक दूजे के साथ अपने प्यार भरे पल जीने लगे। रात के करीब 8 बजे अर्थ अपनी बाइक लिए कहीं से वापस आ रहा था कि अंधेरी जगह पर उसे एक लड़की दिखी जो शायद ऑटो का वेट कर रही थी। उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था अंधेरा होने की वजह से। इस टाइम आपको उधर से कोई ऑटो नहीं मिलेगा और ये जगह भी सेफ नहीं है, वो उसके पास बाइक रोकते हुए बोला। तो लड़की कुछ घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। आपसे पूछा नहीं मैंने, आप जाइए अपने रास्ते, वो कुछ हड़बड़ाते हुए अपने कदम बढ़ाकर बोली और आगे बढ़ने लगी। मुझे क्या पड़ी है आपकी, वो तो बस इंसानियत के नाते सोचा बता दूं, अकेली हो इसलिए। वो मुंह बनाते हुए बोला और बाइक स्टार्ट कर दी। वो थोड़ी दूर ही गया था कि पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ आई। उसने बाइक रोकी तो देखा वो लड़की तेजी से भाग रही थी और कुछ शराबी लफंगे उसके पीछे थे। बस यही नहीं समझ आता इन लड़कियों का मुझे। कोई ढंग का बंदा खुद से हेल्प भी करना चाहे तो उससे इन्हें हेल्प नहीं लेनी होती है, और अब खुद ही मुसीबत में फंस गई। वो बड़बड़ाते हुए बोला और फिर बाइक पीछे घुमाई। रायमा, तुम न यार इतनी तेज क्यों भाग रही थी, मुझे ही कॉल कर दिया होता। वो बाइक से उतरते हुए उसके सामने आकर बोला। पीछे आ रहे लड़के अब रुक चुके थे उसे देखकर। लड़की को उसकी बात तो नहीं समझ आई कि वो क्या बोल रहा है, पर वो काफ़ी घबराहट में उसके सीने से चिपक चुकी थी, जो देखकर अर्थ की आंखें फैली। पर उसने खुद को शांत रखते हुए पीछे खड़े लड़कों को अपनी तेज चलती नज़रों से घूरा, जो देखकर ही वो वहां से भाग चुके थे। अर्थ ने उस लड़की को उसकी बताई हुई जगह पर लाकर छोड़ा। थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, वो बाइक से उतरते हुए बोली। इट्स ओके, बाय द वे आई एम अर्थ, माई सेल्फ स्मृति, वो उसकी बात पर मुस्कुराकर बोली। रास्ते भर में उसे इतना तो यकीन हो गया था कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं था जिससे वो अपना नाम भी ना बता सके। ओके, जाता हूँ मैं, बाय कहकर वो घर के अंदर चली गई। अर्थ उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर सिर झटक कर बाइक आगे बढ़ा दी। आर्या, आज आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं तैयार हो गई। अरण्य सोकर उठा ही था कि आर्या को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे बाल बनाते हुए देखकर बोला। वो हमें कुछ काम था ना, इसलिए जल्दी जाना होगा। आपको पहले बोलना चाहिए था, हम आपको छोड़ देते, आपने हमें उठाया भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, हम अर्थ के साथ जा रहे हैं, वो आ ही रहा है। वो अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए वहाँ से उठते हुए बोली। पर आप उमल जी बहुत सवाल करते हैं, आप कहा ना कि वो आ रहा है और काम ज़रूरी था हमारा। अरण्य ने छोटा सा जवाब दिया तो आर्या बेड के पास आई और अरण्य जो बैठा हुआ था उसके चेहरे को थामते हुए उसने प्यार से उसके गाल को चूमा। आई लव यू माई हैंडसम हस्बैंड,
जल्दी आइएगा और कॉल करिएगा टाइम मिलने पर, अरण्य ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर उसने सिर हिलाया और उसे एक टाइटली हग किया, फिर चली गई। हवेली के बाहर अर्थ उसका ही इंतजार कर रहा था। पता चला तुझे कुछ? आर्या ने उसे देखते ही पूछा, जिस पर अर्थ ने सिर हिलाया। चल वहीं पहुंचकर तुझे सब बताता हूँ, वो बोला तो आर्या सिर हिलाकर उसको बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। अरण्य बाकी घर वालों के साथ बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। कॉल उसी मैनेजर की थी। उससे बात करते ही वो प्लेट छोड़कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरण्य, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अंकेश जी ने उससे सवाल किया। बाबा साहब, हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए हैं, हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना होगा, वो बोला। पर यूं अचानक से? कोई नोटिस भी तो नहीं? ये सही नहीं हुआ, जल्दी चलो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अंकेश जी भी परेशानी से बोले। उन दोनों की बात पर हर कोई टेंशन में आ गया था, पर कोई था जो मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी हो रही थी, जैसे उसे खास फर्क ही ना पड़ रहा हो। और ये थे ताऊ जी। देखते जाओ अंकेश, अभी क्या क्या होता है तुम लोगों के साथ। वो अरण्य और अंकेश जी को जाता हुआ देखकर खुद में ही बोले, और फिर दिखावे के लिए वो भी उनके पीछे चले गए। आर्या, जो अर्थ के साथ कैफे में बैठी हुई थी, उसके फ़ोन पर एक एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अर्थ का ध्यान भी उसी पर चला गया। बहू रानी, कितना भी कोशिश कर लो, थारे को पीछे छोड़ चुका हूँ। पहली चाल तो मारी कामयाब हो गई। सोचा ये अच्छी खबर सबसे पहले थारे को ही देनी चाहिए। आखिर इतनी मेहनत जो कर रही तुम्हारे पीछे। ये ताऊ जी का मैसेज, क्या बोल रहे हैं ये? आर्या हैरानी से बोली, जिस पर अर्थ ने अपना फ़ोन सामने कर दिया। अरण्य के ऑफिस की ही खबरें बार बार दिखाई जा रही थी और रिपोर्ट्स, तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। इनकम टैक्स वालों का आना ही सबसे बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी। ये सब इतनी जल्दी करे जा रही है, ये हमें लगा था हम सब रोक लेंगे। इनकी वजह से आज हमारे उमल जी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी कंपनी, उनका काम भी इल्लीगल बोला जा रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, वो गुस्से से बोली। अर्थ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आर्या, काम डाउन, गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो और क्या करूँ, तू ही बता। देख यार, सिचुएशन समझने की कोशिश कर तू पहले। वो यहाँ आए ही क्यों हैं? तुझे क्या पता चला, पहले ये बता हमें। ये तेरे ताऊ जी, ये अरण्य के बाबा साहब के रियल भाई नहीं हैं। उनके बाबा साहब के भाई के बेटे हैं, और उनका पहले का कोई मसला है जो क्लियर तो मुझे नहीं पता चला, पर शायद उसी वजह से ये आए हैं। इन लोगों से कोई खास रिश्ता भी नहीं रखते थे कुछ सालों से, पर अब एकदम ही पता नहीं कौन सा प्यार उमड़ आया है इस बुढ़े को। फिर उमल जी और बाबा साहब, उन्हें कैसे इन पर भरोसा हो गया जो कि ये यहाँ आकर रहने लगे? और हिम्मत देखी तूने, ये खुद हमें मैसेज करके बता रहे हैं। कुछ भी करके उमल जी और बाकी घर वालों के सामने हमें इनकी सच्चाई लानी ही होगी। पर हम करेंगे क्या? अर्थ ने सवाल किया। हम जैसा कहते हैं बस तुझे वैसे ही करते जाना है, कहते हुए आर्या ने उसे अपना प्लान समझा दिया और फिर हॉस्पिटल जाकर घर ही लौट आई। ऐसे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी अरण्य के सामने, तो वो कैसे कहीं और रहती। मासा, क्या है ये सब? और अचानक से तो इनकम टैक्स वाले भी नहीं आते। हमें ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर ये सब करने की कोशिश की है। घर आने पर आर्या उर्मिला जी से बोल पड़ी, पता नहीं बेटा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब जब तुम्हारे बाबा साहब और अरण्य घर आएंगे तभी कुछ बातें क्लियर होंगी। वो सिर हिलाते हुए बोली और वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गए। शाम होने को आई थी, पर अरण्य की एक कॉल नहीं आई थी उसके पास। उसने 2-3 बार कॉल भी किया, पर कॉल रिसीव ही नहीं हुई। देर रात वो घर आया। उमल जी, सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? आर्या ने उसके आते ही पूछा। ठीक ही है, ताऊ जी ने काफ़ी समझ से काम लिया, जिस वजह से सब मैनेज हो गया। लेकिन ये सब होना ही नहीं चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ है, इसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इससे बिजनेस पर, बट सारे अकाउंट्स क्लियर थे। ताऊ जी ने हेल्प की? उसने हैरानी से पूछा। पर वो कैसे? उन्होंने ही तो ये सब किया है, और अब आपकी हेल्प क्यों करेंगे? उन्होंने खुद ही हमें। आर्या, क्या बोले जा रही हैं आप? ताऊ जी ऐसा क्यों करेंगे? बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हम अरेस्ट भी हो सकते थे, लेकिन ताऊ जी ने आगे बढ़कर पूरी बात संभाली। उमल जी, आप ही हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। ताऊ जी की वजह से ही
प्लीज़ बेटू, वैसे ही बहुत हैक्टिक डे रहा है हमारा। अब आप फालतू की बातें करके और परेशान मत करिए हमको। अरण्य कुछ सख्ती से बोला और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। एक हाथ से वो अपना माथा दबाए जा रहा था। आर्या ने उसे ऐसे देखा तो रूम से बाहर निकले, जहाँ उसे ताऊ जी दिखे। बता दिया सच्चाई उसे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आप सही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और ये बात मारे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मारे तो बहुत अच्छे से पता है कि सही गलत क्या है। बस कल का दिन और फिर सब तबाह। कहते हुए वो हंस दिए। वहीं आर्या के चेहरे पर कुछ गुस्सा उतर आया, लेकिन वो कुछ जवाब देने के बजाय वहां से आगे बढ़ गए। उमल जी, अब आप इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? अरण्य के पास रात को कोई कॉल आई थी जिस पर वो घबराकर बिस्तर से उठा था और फिर जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा तो आर्या बोल पड़ी। आर्या, वो कारखाने में आग लग गई है, पता नहीं कैसे। वो हड़बड़ाहट में बोलता हुआ तुरंत रूम से भाग गया। आर्या बाहर आई तो देखा घर के सब लोग उठ चुके हैं और जेंट्स सब बाहर भागे जा रहे हैं। आर्या के माथे पर सिलवट भरी लकीरें आ गई। वहीं ताऊ जी ने एक शैतानी मुस्कान उसकी तरफ दी। अंकेश, कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं हो रहा है आए दिन इस घर में, या आप लोग ही लापरवाह हो गए हैं? अंकेश जी से ताऊ जी बोले। भाई साहब, ऐसा कुछ पहले तो नहीं हुआ। इस टाइम ही पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है, उन्होंने परेशानी से कहा और फिर बाहर चले गए। खुश हो लीजिए, आप इतना कर पाए हैं, क्योंकि इतना हमने आपको करने दिया है ताऊ जी। बस अगली सुबह का इंतज़ार है अब हमें, ताकि आपकी विदाई हो सके। आर्या उन्हें देखती हुई बोली। सुबह जब अरण्य और अंकेश जी लौटे तो उन्हें उर्मिला से मिली। अरण्य, मासा ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो परेशान ना होइए, पर ये जो हुआ है ना, ये भूला जाएगा। वो सामने से आ रहे ताऊ जी को देखकर बोला। क्या मतलब? उर्मिला जी ने कुछ हैरानी से पूछा। ताऊ जी, ये आपकी घड़ी है ना? अरण्य ने अपने पॉकेट से एक घड़ी निकालते हुए उनके सामने कर दी। ये थारे पास? उन्होंने कुछ घबराहट से कहा। हाँ, कारखाने पर मिली थी हमें, वो कुछ सख्ती से बोले। अरे ना होगी किसी और की, मारी घड़ी तो हमारे कमरे में रखी होगी। और छोरा तुम्हारे पर इल्जाम लगाना चाह रहा है? अंकेश, देख रहा है तू, बस यही परवरिश थी थारी, उन्होंने अंकुश जी की तरफ मुड़ते हुए कहा। संस्कारों की बात तो आप मत ही करिए। अब भाई साहब, हमारे बच्चों ने परवरिश का ही ख्याल रखा है, वरना हमारी बहू आपको इतनी इज्जत से अब तक ना रखती आती। आर्या को तो पहले ही आप पर शक था। उसने हमसे बोला था कल ही, पर हम ही नहीं माने। लेकिन जब ये कंपनी में आग लगाने की बात आई तो सब क्लियर हो गया। और फिर शायद आप इतना भूल गए थे कि हमारे बच्चे कम नहीं हैं। हमारी आर्या की पूरी नज़र आप पर ही थी, उन्होंने कुछ गुस्से से कहा और अरण्य ने एक वीडियो प्ले कर दिया जिसमें ताऊ जी किसी से बात कर रहे थे। वो कारखाने के ही पास का था। बहुत अच्छे से काम को अंजाम देना, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, सब तबाह हो जाएगा, तभी तुम्हारे को सुकून मिलेगा। एक बात पूछूं मालिक, आपको अगर सही लगे तो? हाँ बोल। साहब जी तो आपके अपने हैं, फिर आप सब कुछ क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अपने? अंकेश की वजह से कभी मारे बेटों को अच्छा हक ना मिला और इसकी वजह से ही मारे एक बेटे की जान गई थी, तो ये कैसे खुश रह सके हैं? पहले इसकी इज्जत, इसका काम बर्बाद होगा, उसके बाद परिवार। कहते हुए वो हंस रहे थे और उसी के साथ अरण्य ने वीडियो बंद कर दिया। भाई साहब, तरुण की मौत बस एक एक्सीडेंट थी, लेकिन आपको आज भी यही लगता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई? बेटा लगता था वो हमारा भी, और आप इतनी नफरत भर कर बैठे हैं इतने सालों से, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था हमें। आप बिजनेस बर्बाद करते, एक शब्द ना कहते हम, लेकिन आप हमारे परिवार को भी तबाह करना चाहते थे। वो तो अच्छा हो कि बहू ने सब संभाल लिया, वरना अगर हमारे परिवार की एक भी शख्स को जरा भी तकलीफ हुई होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करते। अंकेश जी आज काफ़ी गुस्से में थे। बात जब तारे घर पर आई तो इतना गुस्सा? मारे बेटे की जान थारी वजह से गई, उसका दुख ना है थारे को? बस अपने में खुश रहे है थारा घर परिवार, जो ना देखा जाता मारे से। वो एक्सीडेंट था तो तू कैसे बच गया था? सच तो से है, तूने जानबूझकर सब किया था ताकि मारे बेटे की जगह अरण्य को मिल सके। वो नफरत से बोले। ताऊ जी, जैसे ही उन्होंने अंकेश जी के बारे में बोला, अरण्य कुछ तेज आवाज में बोला।
अंकेश जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो बस आपकी ही सोच है, जब कभी प्यार से सोचते तो समझ आता। तरुण गया था हमें छोड़कर, जैसे आपने इतनी नफरत पाली वैसे काश अरड़ के लिए प्यार पाल कर देख लेते। हमारे बच्चे ने तो कभी आपको हमसे अलग ना समझा, आपकी इज्जत करता है इतनी, लेकिन भाई साहब आप ज़रूर आज हमारी नज़रों से उतर गए हैं। बहुत दुख हो रहा है हमें सब जानकर, कहते हुए उनकी आंखों की पलकें कुछ नम हुई। बाबा साहब, आर्या उनके पास आती हुई बोली, आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? जब बड़े ना समझे तो उन्हें ही सज़ा मिलने का उतना ही हक होता है। आप पुलिस को कॉल कीजिए, आर्या बोल पड़ी। आर्या बस चुप रहिए आप, अरण्य ने उसे डांट कर चुप कराया। उमल जी, आप अब भी हमें चुप करा रहे हैं, जबकि आर्या, हमने कहा ना फिलहाल एक शब्द भी नहीं। इस बार वो चुप हो गई उसकी बात सुनकर। ताऊ जी, बाबा साहब की बातें गलत नहीं है, आप एक बार अपने दिल के सारे गिले शिकवे निकाल कर देखिए, फिर आपको हर कोई अच्छा ही नजर आएगा। बाबा साहब कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें किसी को जरा सा भी हर्ट हो, और आप उन्हें ही किसी की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं, अरण्य ने उन्हें समझाते हुए कहा। कुछ भी हो, अब हमारा नज़रिया तो ना बदलेगा थारे लोगों के खातिर, लेकिन याद रखना अंकेश, अगर खुद हम नहीं हैं तो तुम भी नहीं रहोगे, उन्होंने कहा और फिर हवेली से चले गए। कारखाने में ज़्यादा दिक्कत तो हुई नहीं थी? उर्मिला जी ने कुछ देर बाद पूछा तो अंकेश जी हल्का सा मुस्कुराए। नहीं, आग भी नहीं लगी थी, आर्या की वजह से हमें पहले ही पता चल गया था, इसका ही प्लान था ये सब, अंकेश जी ने बताया तो उर्मिला जी खुश हुई। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से कुछ करने की कोशिश करें। उमल जी, इसलिए ही हम चाहते थे कि आप उन्हें पुलिस स्टेशन ही भेज दीजिए। अरण्य रूम में आया तो आर्या उसके पास आते हुए बोली, आर्या, वो हमारा ही परिवार है बेटू, और फिर बाबा साहब उनकी बहुत इज्जत करते आए हैं। उम्मीद है वो अब कुछ नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने इस बार कोशिश भी की तो कुछ भी करने की तो हम उन्हें सामने खड़े मिलेंगे। तो आप अब प्लीज़ उनकी बातें बंद कीजिए। अरण्य बाथरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। 1 साल बाद? ओफो यार, हमने तुझे बोला था ना कि कान्हा की हमारे पास ही भेज दे, पर तुझे बस हमारे प्यारे से बच्चे पर गुस्सा करना होता है। आर्या इस वक्त निशा से फ़ोन पर बात कर रही थी। आर्या, तू बंद कर, उसकी साइड लेना, तेरे और तेरे भाई साहब की वजह से ही वो इतना शरारती हो गया है। हाँ तो क्या हो गया, बच्चा है अभी और शरारत करने की ही उम्र है उसकी। हाँ, अब तू हमें मत बता और रेडी हो जा जल्दी, वरना जीजू सा नाराज होंगे। ठीक है, मैं रखती हूँ, आर्या ने कहते हुए कॉल कट की। निशा ने अब सामने बेड पर बैठे अपने बेटे को देखा, जिसने उसकी पूरी लिपस्टिक खराब कर दी थी और उससे अपनी बुक में ड्राइंग बना रहा था। यही देखकर निशा को गुस्सा आया था। मम्मा सॉरी, वो निशा को खुद को घूरता पाकर मासूम सा मुंह बनाकर बोला। क्या सॉरी, हर बार का है ये तेरा, पहले शैतानी करो फिर सॉरी बोलते हो। वो उसका बिस्तर पे ही खड़ा करते हुए नाराजगी से बोली। डैडा, वो खुश से हो निशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए जल्दी से अविरल की तरफ भागा। अविरल ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा डैडा, आप चॉकलेट लाए हो ना? वो उसके ब्लेजर की जेब टटोलता हुआ बोला तो अविरल ने हंसते हुए उसे चॉकलेट पकड़ा दी। वो खुश होकर चॉकलेट खाता हुआ बाहर भाग गया। निशा का मुंह फुला हुआ देखकर अविरल उसके पास आया। क्या हो गया अब मेरी जान को जो मुंह उतरा हुआ है? आपके लाडले की वजह से, आपको पता है हमारी न्यू लिपस्टिक से उसने ड्राइंग बना डाला, बहुत परेशान करने लगा है हमें। वो परेशान सी बोली तो अविरल ने प्यार से उसका गाल सहलाया। निशु, इतनी छोटी सी बात पर मेरे लाडले से बच्चे से गुस्सा मत हुआ करो यार। हाँ, बस आप उसकी ही साइड लेना, हमसे तो प्यार है नहीं अभी, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। और ये किसने कह दिया मेरी निशु से? वो अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखता हुआ उसे अपने करीब करते हुए बोला तो निशा उसकी आंखों में देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। आप चेंज कर लीजिए, हम पानी लाते हैं आपके लिए, वो अब उसके सीने पर एक हाथ रखते हुए बोली। उसने इनकार किया और उसके गाल पर हाथ रखा, धीमे से उसकी गर्दन पर रखते हुए उसका चेहरा अपने करीब झुकाकर उसके लबों को अपने कैद में ले लिया। निशा की आंखें पल भर में बंद हो गई और वो उसके और करीब हो गई। आर्या, आर्या बेटू, कितना टाइम, कहते हुए अरण्य जो रूम में आया था उसके बाकी के शब्द गले में ही फंस गए।
जैसे आर्या को देखकर। लाल रंग की राजपूती पोशाक और सारे गहनों के बीच वो बिल्कुल कली सी लग रही थी। बहुत कम ही वो ऐसे तैयार होती थी और जब संवरती तो अरण्य की धड़कनें रुकी जाया करती थी। उमल जी देखिए ना, ये हुक नहीं लग रहा, वो जो उसमें ही खोया हुआ था। आर्या उसे देखते ही बोली तो अरण्य की तंद्रा टूटी। वो कमरबंद पहनने की कोशिश कर रही थी पर उससे बंद नहीं हो पा रहा था। अरण्य ने धीमे से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। उमल जी हेल्प कीजिए ना, वो जो उसे एकटक देखे जा रहा था। आर्या उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, करते हैं, वो बोला और फिर घुटनों के बल बैठ आर्या के हाथ से वो कमरबंद ले ली। उसकी गोरी सी कमर पर उसने अपने ठंडे हो चुके हाथों से जैसे ही उसे पहनाना चाहा। आर्या ने झट से अपनी कमर पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरण्य ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। रहने दीजिए, नहीं पहनना हमें। क्यों? नहीं ना, बस ऐसे। बेटू, वो कुछ सर्द आवाज़ में उसे देखते हुए बोला तो आर्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इसके आगे उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसने अपना हाथ हटा लिया। अरण्य ने अब उसकी कमर बंद पहनाई और उसका हुक दांतों से दबाने लगा तो वो सांसें रोककर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र आर्या को देखा और फिर अपने होठों को वहाँ रख दिया। उमल जी, वो मुश्किल से उसका नाम ले पाई थी। उसके कसकर बंद पलकों को देखकर वो मुस्कुराया और अपनी जगह से उठकर उसका चेहरा थाम लिया। इतना क्यों डरती हैं आप? और अब तो हमारे बीच इतनी असहजता भी नहीं है कि आप यूं। नहीं पता, पर आपकी छुअन, आपका टच एकदम अलग सा लगता है हर बार। वो अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। बेशक हर दिन आपको देखकर आपसे और प्यार हो जाता है। और एक आप हैं, इस तरह से हमारे सामने आ गई तो बताइए कैसे समझाएं हर बार हम खुद को। वो अपने अंगूठे से उसके गाल सहलाता हुआ उसके चेहरे पर ही नजर जमाए हुए बोला, जो सुनकर आर्या ने अपनी नजरें उसकी तरफ उठाई। आई लव यू सो मच। आपको पाकर ना हमारी जिंदगी स्वर्ग हो गई। वो धीमे से बोली और अरण्य के माथे पर बिखरे बालों को साइड करते हुए उसके माथे को चूम लिया। अरण्या, कितनी देर लगेगी आप दोनों को? शादी के टाइम ही पहुंचना है शायद आप दोनों को भी। बाहर से उर्मिला जी की आवाज़ आई, जो सुन वो झट से उससे दूर हुआ और आर्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपको बहुत हंसी आ रही है आर्या, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। वो उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला और गाड़ी की चाबी टेबल से उठाने लगा। देखते हैं, वो तो मुस्कुराकर बोली। उसके बाद वो दोनों मैरिज हॉल पहुंचे जहां अर्थ की शादी हो रही थी। स्टेज पर अर्थ और स्मृति को देखकर वो मुस्कुराई और फिर नज़र स्टेज पर ही खड़ी आबृति और विशाल पर चली गई। विशाल की गोद में उनकी 1 महीने की बेटी थी। बड़ी जल्दी नहीं आ गई तो वो जैसे ही गिफ्ट लिए स्टेज पर गई, अर्थ कुछ गुस्से से बोला, अरे सॉरी ना यार, वो ट्रैफिक आ गया था तो टाइम लग गया। पता है मुझे, सब बहाने मत बना और बात मत करना तू मेरे से। स्मृति, देख रही हो इसे, लड़कियों से भी तो ज़्यादा इसके नखरे हैं यार। तुमने क्या सोचकर इसे चूज कर लिया? आर्या मुँह बिचकाते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। देख, तू मेरी वाली को मत भड़का, वो उसे घूरता हुआ बोला। क्या तुम दोनों अब यहाँ भी शुरू हो गए? स्मृति, सच में तुम श्योर हो ना इसके लिए? आबृति उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर उनके पास आते हुए बोली। दी, स्मृति ने आंखें बड़े करते हुए कहा तो वो हंस दी। चलो अब शादी का भी टाइम हो गया है, उसने मुस्कुराकर कहा। आबृति की बेटी को जन्म दिया था स्मृति ने और इस बीच स्मृति और उसका रिश्ता भी बहुत मजबूत हो गया था। उस दिन रात को जो लड़की अर्थ को मिली थी वो कोई और नहीं स्मृति ही थी और फिर उसके बाद दोनों की जान पहचान बढ़ती गई। वो सेरोगेट मदर है ये जानकर भी अर्थ ने उसे अपनाया था। यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी उनके रिश्ते की और दोनों आज एक दूसरे से रिश्ते में बंधने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों मंडप में बैठे हुए थे और उनकी शादी हो रही थी। वहीं अरण्य ने अपनी गोद में आबृति की नन्ही सी जान को लिया हुआ था। आर्या उसके पास ही बैठी अरण्य की गोद में लेटी बच्ची के छोटे से हाथों को थामे कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उमल जी, ये अनाया कितनी क्यूट है ना। आप बाईसा को बोल दीजिए कि घर चले कुछ दिन के लिए ताकि हमारी ये नन्ही परी भी कुछ दिन हमारे साथ रहे। बात करते हैं उससे।
हमारी बेटी को ले जाने से अच्छा अपना बच्चा ले आओ तुम दोनों, विशाल उनके पास आता हुआ बोला। हम आते हैं, कहकर आर्या झट से वहाँ से चली गई। विशाल की बात सुनकर वो कुछ शर्मा गई थी। तू साले, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर, अरण्य उसे घूरता हुआ बोला। क्या सोच समझ कर, सही तो बोला मैंने। अब इतना टाइम हो गया तेरी शादी को, हमारी अनाया क्यों भी तो भाई बहन चाहिए होगा साथ खेलने के लिए। वो अपनी एक आंख दबाते हुए बोला तो वो अरण्य उसके कंधे पर एक पन जड़ दिया और दोनों ही हंस दिए। आज इस प्यारी सी कहानी का यही अंत हुआ। आज कहानी का लास्ट पार्ट था। आप लोग दिल खोलकर कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसी और प्यारी और सस्पेंस से भरी हुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।